audible? जी मेरी आवाज आ रही है? अर्पित, रोशनी, Yes, sir, you are audible. Good evening, sir. सॉरी बच्चों, बहुत लेट गया। एनीवेज, हम लास्ट क्लास तक ये सब डिस्कस ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक्स पर्टिकुलरली हमने डिस्कस। आवाज कट रही है? Yes, sir. बेटर है? Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिक एनर्जी पर बस एक दो न्यूमेरिकल्स और करो, समथिंग एल्स, फिर कुछ और स्टार्ट करो। जेई वालों की इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जरा। क्वेश्चन नोट करो, पहले से सॉल्व। लास्ट न्यूमेरिकल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, देन विल स्टार्ट विद कंजर्वेशन, कोलिजन विल स्टार्ट। साजी, सूरज, क्वेश्चन नोट किया आपने? Yes, sir. ऑप्शंस भी नोट कर दी। और ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस भी नोट कर ली। देखिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्प्रिंग एच हाइट पर मास को, अब मास को रिलीज कर देते हैं। कर रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये आवाज अभी नहीं आ रही है या अब आ रही है? सर तो वो क्रैक कट कट रही है बीच अब आ में। रही है? अभी कट रही है, जस्ट 1 सेकंड।
हाँ जी, इज इट बेटर नाउ? अब आ रही है आवाज? Yes, sir. ओके, सो देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से आपने मास को रिलीज किया। इनिशियल पोजीशन स्प्रिंग से कुछ हाइट एच पर है। जब आप यहाँ से मास को रिलीज करते हो, मास जाकर स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद स्प्रिंग कुछ अमाउंट से कंप्रेस हो जाती है एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। वो आपसे कह रहा है कि आप सिर्फ ये बता दो कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। दिस वन इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज फाइनल पोजीशन। मुझे एक एक कर आप बताते चले जाओ। ये रेफरेंस पॉइंट है अर्पित। मुझे बताओगे मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी? mgh दिस इज रेफरेंस जहां से मैं हाइट मेजर करता हूँ और मास रेफरेंस पर ही रखा हुआ है। सर 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सो देखो आप ऐसे लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। मास इनिशियली भी रेस्ट में था, बाद में जाकर भी रेस्ट में आता है, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन 0। जब आप पोटेंशियल एनर्जी लोगे तो यहाँ दो सिस्टम है, एक मास है और एक स्प्रिंग है। तो आपको मास की भी पोटेंशियल एनर्जी लेनी होगी, आपको स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी लेनी होगी। तो आप इसे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हिच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखो, मास की जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, ये इनिशियल पोजीशन है। सो क्या बताया अर्पित आपने, यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी मास की? सर 0 0। साची 0 क्यों होगी? क्यों कह रहा है अर्पित 0 होगी? Yes, sir. साची यहाँ 0 क्यों होगी? अर्पित कह रहा है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? Sir, because वो reference point पे है. रेफरेंस पॉइंट पर है। गुड। अब इसके बाद ये मास नीचे गिरता है, एक्स पोजीशन नीचे चला जाता है। सो जब यहां चला जाएगा इस जगह, यहां पर, मुझे बताओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली कितनी होगी रोशनी? यहां से आपने रिलीज किया और यहां तक आ गया, ये रेफरेंस है और ये रेफरेंस से h प्लस एक्स नीचे आ गया। रोशनी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास से ओवर दिस पोजीशन कितनी आएगी? अरे रोशनी का कोई आंसर नहीं है। अंशिका बताओगे जरा, यहाँ मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Sir, mg bracket h plus x. इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। So positive. पॉजिटिव। अच्छा रोशनी देखो, कुछ हिंट तो अंशिका ने दे दिया, मुझे बताओ प्लीज ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इतना बताओ। सर हाँ अर्पित एक मिनट तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे पास सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास सबसे आखिर में आता हूँ। रोशनी, रोशनी का गायब हो गई? सूरत, अच्छा हाँ रोशनी है। तो रोशनी बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अंशिका इज सेइंग इट शुड बी mgh plus x. I agree with Anshika, mgh plus x होगी, but it would be positive or negative with proper reason. सर किस तरह Yes रोशनी, देखो ये रेफरेंस पॉइंट था, यस सर मास यहाँ आ गया, मास ने जो सेपरेशन, जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज h plus x. तो रेफरेंस से मास h plus x नीचे है, डाउनवर्ड्स, इट्स बिलो द रेफरेंस पॉइंट। सर माइनस सो क्यों माइनस क्यों होगी रोशनी? यस रोशनी, सुन नहीं पाया आपको, दोबारा बताएंगे प्लीज। साउंड साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन। सूरत जरा और क्लियर करोगी जो रोशनी कह रही है? रोशनी कह तो सही रही है लेकिन रीजन उसका कुछ गड़बड़ है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी और क्यों होगी? मींस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्यों होगी? सूरत, सर नेगेटिव होगी। क्यों? रीजन, चलो ये तो सही होगी, ये तो रोशनी का भी सही था। एग्जैक्ट रीजन क्या होगा? So मैं बताऊँ. हाँ साक्षी बताओ। So because वो reference point के नीचे है. यस देखो सिर्फ इतना सा है। रोशनी देखो, हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि इफ बॉडी इज ऑन द रेफरेंस पॉइंट देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है देन इट वुड बी पॉजिटिव, अगर रेफरेंस पॉइंट के नीचे जा रही है देन योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी नेगेटिव। ओके अच्छा, तो इनिशियल पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी,
अरसलान, इनिशियल पोजीशन पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? सर इनिशियल जीरो पोजीशन पर क्यों? सर, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हुआ अभी। हाँ, ना कंप्रेस हुआ ना elongate हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी जीरो। गुड। अब ये फाइनल पोजीशन पर आ जाते हैं। फाइनल पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गई, -mgh+x होगी। अब ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी? ये कौन था बच्चा? कोई और बच्चा था? नोमा थी। नोमा क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? क्या होगी मुझे बताओगे फाइनल पोजीशन पर? नोमा, अर्पित तुम बताओ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? खुशी खुशी बता देगा अर्पित। यस सर, क्या बोला? मैंने नहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर फाइनल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सर, नेगेटिव होगी सर। कितनी होगी? हाफ kx², राइट? माइनस के एक्स होगी। हाफ की पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव होती है ना, हाफ kx²। सो देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस फाइनल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। मास की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज -mgh+x, स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx²। मास की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी, स्प्रिंग की भी जीरो थी, यू गॉट -mgh -mgx प्लस हाफ kx² इज जीरो। अब देख रहा है आपको इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ दूं, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट योर x टू बी mg/k, your x will comes out to be mg/k, it's root over 1 plus 2k h/mg. This is the value of x. अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये क्वाड्रेटिक है, आप जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे you will get this result. So that was about conservation of energy, और ऐसे यूज होगा। देखो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में स्प्रिंग यूज होती है मोस्टली, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यूज होगी, फ्रिक्शन आप यूज करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में, ये चीजें यूज हो रही होती है। इतना लिख लीजिए, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स कोलिजन। आप इतना लिख लो, फिर स्टार्ट करेंगे विशाल। मैं लिखा आप लोगों ने, सॉल्व करूं फर्दर? यस सर। Okay. So this completes conservation of energy. Next जो topic है that is collision. So पहले आप समझो collision होता क्या। लाइका इट्स अ फ्रेश टॉपिक, बस अभी से स्टार्ट हो रहा है, और जिन बच्चों ने आज से ज्वाइन किया है, सिद्रा, अलविया, इट्स अ फ्रेश टॉपिक, पिछले के किसी भी चीज से इसका कोई रिलेशन नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको लॉस ऑफ मोशन आना चाहिए जो ऑलरेडी आप जानते हो। देखो कोलिजन का क्या मतलब है इन जनरल डे टू डे लाइफ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोलिजन हो रहा है, दैट मींस आप ये समझते हो कि दो बॉडीज हैं, लेट्स से M1 और M2, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से आकर कोलाइड कर देते हैं। इन फिजिक्स कोलिजन मींस कि बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करें। कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना मैंडेटरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कोलिजन हो बट फिजिकल कांटेक्ट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोलिजन मींस बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें,
और इंटरेक्शन जितने टाइम के लिए एक दूसरे पर इंटरेक्ट मींस फोर्स एक्सर्ट करेंगी, जिस टाइम के लिए एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं वो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होता है, लेकिन उस इंटरेक्शन का इफेक्ट बहुत देर तक रहता है। जैसे अगर आप ये कहो दो कार्स का ही आप कोलिजन ले लो, जितने टाइम के लिए दोनों कार्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हुई थी वो टाइम ड्यूरेशन तो बहुत कम है, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन जो भी फोर्स एक्ट करती है उसका इफेक्ट बहुत टाइम तक रहता है। सो दैट्स कोलिजन बेसिकली। सो कोलिजन को आप ऐसे कह सकते हो, इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट in which bodies exert impulsive force on each other. और एक चीज और याद रखिएगा, फॉर कोलिजन हो सकता है कि बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में, बट मैंडेटरी नहीं। फॉर कोलिजन बॉडी may or may not be in physical contact. अलमई मुझे एक एग्जाम्पल दो जिसमें कोलिजन हो रहा हो और बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में। वन एग्जाम्पल अलमई जिसमें कोलिजन हो और बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आए। अलमई वन एग्जाम्पल ऑफ कोलिजन जिसमें कोलाइड करने ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज कांटेक्ट में रही। लाइशा आप बताओगी कोई एक एग्जाम्पल बताओ कोलिजन का जिसमें बॉडीज कांटेक्ट में। कि बॉडीज कोलाइड कर रही हैं एंड दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट। सर मैं बताइए। सर कार क्रैश बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं। yes और कोई एक एग्जाम्पल जहां पर इंटरेक्शन हो लाइक कोलिजन हो बट बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में हो। ये कोई एग्जाम्पल देगा? सर मैग्नेट्स यस मैग्नेट्स। हाँ मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकती हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। सो एक एग्जाम्पल तो इसका ये आ जाएगा बॉडीज का कि एक मास m1 की बॉडी है, इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v1, मास m2 इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v2 और फाइनली एक दूसरे के साथ ऐसे करके कोलाइड कर जाते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हो सकता है एंड दैट एग्जाम्पल इज कि ये सेकंड एग्जाम्पल जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होगी। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो एक डिस्टेंस पर जाकर जब ये दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे तब हम कहेंगे कि ओके ये दोनों बॉडीज अब कोलाइड कर। सो दैट्स कोलिजन। अब ये जो आइसोलेटेड टर्म मैं यूज कर रहा हूं ना, दिस आइसोलेटेड टर्म, ये आइसोलेटेड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। Isolated means external force acting on the body is zero. If I'm saying that this is an isolated event, that means external force acting on the body would be zero. इसे आप कहोगे कि isolated है, कोई external force act नहीं करेगी। और जब आप कहते हो isolated है, कोई external force act नहीं कर रही, that means you can even use conservation of momentum. आप conservation of momentum use कर सकते हैं। So अब देखो टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन को आप मेजर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। Your collision can be elastic or it can be inelastic collision. So देखो पहली चीज जो दोनों कोलिजन्स में कॉमन होगी, इट्स आइसोलेटेड इवेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, दैट मींस यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों तरह के कोलिजन्स के लिए होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड। मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टाइप के कोलिजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दोनों इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है यहाँ वो काइनेटिक एनर्जी से आता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लाइक काइनेटिक, जैसे दो कार्स में कोलिजन हुआ तो कार्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस हो गई। कहाँ गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। सो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इट लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इन सब की फॉर्म में जाए। और एक चीज और याद रखना, यहाँ जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी ना, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व। तो यहाँ जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं दे आर ओनली कंजर्वेटिव। बट जैसे ही आप कहोगे योर कोलिजन इज इनइलास्टिक, सो बोथ कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो बोथ कंजर्वेटिव and non-conservative forces, non-conservative forces are involved. कि आपके पास जो फोर्सेस होंगी वो कंजर्वेटिव भी होंगी, आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होंगी, दोनों तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व। अच्छा, आप मुझे बताओगे एनर्जी का लॉस किस फोर्स की वजह से होता है? पर्टिकुलरली कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से? को बताएगा तुम में से कि एनर्जी में जो लॉस आता है वो किस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से आता है? इट्स ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स और ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो आपके सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर देती है। ओके सूरत, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वन एग्जांपल ऑफ फोर्स व्हिच इज नॉन कंजर्वेटिव। सूरत? एक्सक्यूज मी सर। यस अर्पित? सर डाउट सर। बोलो। सूरत कहाँ चली गई? सर फ्रिक्शन टेंशन। हाँ, फ्रिक्शन टेंशन है नॉन कंजर्वेटिव। अर्पित आप बताइए क्या डाउट है आपका? सर जो कोलिजन होता है सर वो बहुत कम टाइम की ड्यूरेशन में होता है, मतलब मैं पूछ रहा था। हाँ, लेकिन उसके जो तुमने आपने पढ़ा था इम्पल्सिव फोर्सेस यस सर, मैं तभी बोल कोलिजन में, हाँ क्योंकि सर बहुत कम टाइम इम्पल्स ड्यूरेशन के लिए बहुत होता कम है। ड्यूरेशन। बिल्कुल वही चीज है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत टाइम तक रहता है। यस अच्छा, ये टाइप्स ऑफ कोलिजन है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन फर्दर दो टाइप का हो सकता है, इट कुड बी 1D और 2D। इनइलास्टिक दो टाइप का हो सकता है, इट कुड बी 1D एंड 2D। वो आपकी चॉइस है, वो आप बता सकते हो। चलिए इतना लिखिए। सर इलास्टिक और इनलास्टिक में वो भी तो होता है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व दोनों में। टोटल देखिए, वो एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, टोटल एनर्जी, दैट मींस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, यस साउंड एनर्जी, तो वो तो हर प्रोसेस में बचे कंजर्व है। फ्रिक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब जो हीट जनरेट हुई उसको भी आपने ले लिया तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है।
फिर स्क्रॉल कर दो। नोट किया आपने? स्क्रॉल करूं सर? सर ये इनइलास्टिक के सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कंजर्व के बाद? Kinetic energy is conserved, kinetic energy is not conserved, loss in form of heat, light. ओके सर। लाइशा, यहां तक हुआ? यस सर, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सो इलास्टिक कोलिजन है। अगर आपके पास तो एनर्जी कंजर्व होगी, इनइलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्व नहीं आएगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। दैट लॉस कुड बी इन फॉर्म ऑफ हीट, दैट कुड बी इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सब फॉर्म्स में हीट लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है ना, ये फर्दर दो तरह के हो सकते हैं। आप कह सकते हो कि जो इलास्टिक कोलिजन होगा ये दो तरह का हो सकता है। इट कुड बी हेड ऑन। हेड ऑन मींस 1D कि कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट्स हेड ऑन कोलिजन। और दूसरा हो सकता है ऑब्लिक कोलिजन। टू डायमेंशन कि कोलाइड करने से पहले मे बी बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट कोलाइड करने के बाद बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स अ टू डायमेंशनल कोलिजन। और ये दोनों में हो सकता है, ये इलास्टिक में भी हो सकता है और ये इन इलास्टिक में भी पॉसिबल है। सो दोनों ही कोलिजन्स में हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इसके बाद एक टर्म हम यूज करते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कौन सा कोलिजन कितना इनइलास्टिक है। जितनी ज्यादा इनइलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा लॉस इन एनर्जी होगा। तो हमें डिसाइड करना चाहते हैं कि ओके विच वन ऑफ द गिवन कोलिजन्स आर मोस्ट, इसमें इनइलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, मींस जहां एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए वी डिफाइन अ पैरामीटर एंड दैट पैरामीटर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो पर्टिकुलर पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि आपका कोलिजन कितना इलास्टिक है, कितना इनइलास्टिक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है एनर्जी की तरह या फोर्स की तरह जो मैं आपको डिफाइन करके दिखा दूं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जस्ट अ पैरामीटर, एक नंबर जो नंबर डिसाइड करेगा वेदर योर कोलिजन इज इलास्टिक, और इनइलास्टिक है तो किस डिग्री का इनइलास्टिक, कितनी ज्यादा एनर्जी में लॉस हो रहा होगा। इट्स अ मैथमेटिकल पैरामीटर which define elasticity or inelasticity of a solution. आपका सॉल्यूशन किस लेवल का इलास्टिक है, कितनी इनइलास्टिसिटी है आपकी सॉल्यूशन की, ये डिसीजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेता है।
इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसे डिफाइन कैसे करते हैं। दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m1 और बहुत ढंग से देखना है, मैं किसी से पूछ लूंगा। इसमें वेलोसिटीज यूज होंगी, आप सब कर चुके हो। दिस इज मास m2, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी u2। दिस इज बिफोर कोलिजन। सो रोशनी, यहाँ बॉडीज को कोलाइड करने के लिए u1 और u2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, u1 शुड बी लेस देन u2 और u1 शुड बी U1 इक्वल टू should u2। be greater than U2. वेरी गुड, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। तो मुझे चाहिए यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो रिलेटिव वेलोसिटी जिससे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा सूरत? m1 इज अप्रोचिंग m2, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से अप्रोच करेगा और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? सूरत रिस्पांस इतना लेट क्यों आता है तुम्हारा? सूरत, लाइशा तुम बताओगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे जिस वेलोसिटी से u1 u2 का अप्रोच कर रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है? अच्छा, आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी भूले हुए हैं। सूरत ऐसा है, रिलेटिव वेलोसिटी भूल गए आप? और कौन बता सकता है? अल्विया, रिलेटिव वेलोसिटी बताओ जिससे m1 m2 को अप्रोच कर रहा है। वेलोसिटी विद व्हिच मास m1 अप्रोच मास m2। So, यस। sir, m1 u1 is equal to m2 u2 यूज करेंगे। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकालो जिससे m1 m2 का अप्रोच कर रहा है। m1 की वेलोसिटी u1, m2 की वेलोसिटी u2। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि वो रिलेटिव वेलोसिटी जिससे m1 m2 का अप्रोच करेगा। अंशिका आप बताओ क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी? So relative velocity of U1 is equals to relative velocity of U1 by U2 minus relative velocity of U2. वेलोसिटी ऑफ u1 माइनस u2 है ना। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। u1 u2 रिलेटिव नहीं है, u1 u2 आर एब्सोल्यूट। दिस u1 माइनस u2 इज रिलेटिव। सूरत क्लास में हो आप? सर U2 माइनस U1 नहीं होगा? नहीं, u1 ज्यादा है ना, अप्रोच कर रहा है। अच्छा हाँ। Yes. हाँ, आपको ये याद नहीं था रिलेटिव वेलोसिटी? No, सूरत sir. तुम बहुत तेज से बोल रहे हो। अब ये कोलाइड कर गया, m1 और m2 कोलाइड कर गया ड्यूरिंग कोलिजन। ये कोलिजन हो गया और बॉडी ने जो भी फोर्स एक्सर्ट करी ना, वो फोर्स यहीं एक्ट कर रही है। इम्पल्सिव फोर्स इसी ड्यूरेशन में एक्ट करती है जब ये एक दूसरे से कोलाइड करती है। अब कोलाइड करने के बाद ऑब्वियसली चीजें चेंज हो जाएंगी। m1 की वेलोसिटी चेंज हो गई, m1 इज नाउ मूविंग विद अ वेलोसिटी v1। m2 की वेलोसिटी चेंज हो गई, दिस m2 इज नाउ मूविंग विद अ वेलोसिटी v2। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन, अच्छा अब ये कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडीज लाइशा सेपरेट कब कर सकती हैं? सेपरेट आउट कब होंगी? व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1। कोलाइड कर गई, अब कोलाइड करने के बाद इनको अलग अलग होना है। कब अलग अलग हो सकती हैं? व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1। तुम लोग है ना कभी कभी रिस्पॉन्सेज ऐसे हो जाते हैं, दम हो जाते हो बिल्कुल। लाइशा, मुझे चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सिद्रा तुम बताओ क्या होगा, किस वेलोसिटी से सेपरेट होंगे? सर बस अगर अर्पित इसने आंसर नहीं दिया तो मैं आपके पास। हाँ सिद्रा। यस सिद्रा बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? So when V2 is greater than V1, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी? v2 माइनस v1।
अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय इट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? इट्स v2 minus v1. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज u1 minus u2. देखो मॉडुलस मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वी कांट डिवाइड टू वेक्टर्स, वी कैन डिवाइड देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। तो ये मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अलग अलग तरह के कोलिजन्स के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं इट्स इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक मींस नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। So for perfectly elastic collision, your E will be equal to 1. ये हम प्रूव करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं perfectly inelastic, ये भी हम प्रूव करेंगे, बट कुछ पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। perfectly inelastic collision के लिए E 0 होता है। For all other collisions, E 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। For all other collision, E is in between 0 and 1. तो perfectly inelastic collision means E 0 है, perfectly elastic collision means E1 है, और कोई आप type of collision लोगे then your E will lie in between 0 and 1। चलिए इतना लिखिए। कहाँ तक नोट किया था आपने? यहाँ तक किया था, इसके बाद लिखना शुरू कीजिए। सर ऑब्लिक कोलिजन समझ नहीं आया, बताना है। Oblique is a 2D collision। अब जैसे दो कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही नहीं, कोलाइड करती हैं, और कोलाइड करने के बाद एक उड़ने लगती है, दो डायरेक्शंस में चलेंगे कोलिजन के बाद। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब? ना ना ना, कैसे भी कोलिजन हो जाए, मान लो पहले बॉडीज एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही थी, ओके, और कोलाइड करने के बाद एक एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, दूसरी वाई के अलोंग चली गई, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। ओके सिद्रा Sir, आपकी वॉइस a second. स्क्रॉल अप, ओके। सर ऐसे कोई कोलिजन होता है कि उसका कोई आफ्टर इफेक्ट ना हो? नहीं तो देखो, सर जब भी अगर कोई फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सर अगर इक्वल फोर्स से हो, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। फिर भी कोलाइड तो करेंगे ना, कुछ तो चेंजेस आएंगे सिस्टम में, मोमेंटम में चेंज तो आएगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, उससे आप नहीं बच सकते। लाइशा बच्चे इतना आया? लाइशा ये क्या हो जाता है, कभी कभी तुम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हो, फिर जब तुम छुट्टियां मार कर आती हो तो फिर तुम सर रिस्पॉन्स देना। सर मेरे एग्जाम्स अभी खत्म हुए ना, इसलिए मैंने छुट्टी करी थी, बीच में पेपर चल रहे थे। ओके, तो ये आ रहा है आज, ये तो फ्रेश टॉपिक है, यस सर, समझ आ रहा है। फिर आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए इतना लिखिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं।
ओके, इतना नोट किया आपने? यस सर। ओके, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स अभी सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड। जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं वो फिजिक्स का पुराना मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा है वो बहुत यूज करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। लिखिए, ऐसे लिखिए, सॉल्व साथ में करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप मुझे बताते जाओगे, बाकी मैं सॉल्व कर दूंगा, बट एटलीस्ट क्वेश्चन लिखो और एक रफ स्केच प्लीज बनाने की कोशिश करो। रफ स्केच नहीं बनाओगे तो नहीं सॉल्व होगा। लाइशा, रफ स्केच बनाना है, हाँ, थोड़ा थोड़ा सब सॉल्व करेंगे। रफ स्केच बनाया अंशिका? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ लाइशा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6। कोलिजन कैसा है? इट्स इलास्टिक और इनइलास्टिक? लाइशा, E की वैल्यू 0.6 गिवन है, इज इट इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन? लाइशा, E is 0.6, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन कैसा है? सर इलास्टिक। अच्छा, ये अब मुझे कोई और भी बताएगा, सिद्रा बताएगी। सिद्रा, इज इट इलास्टिक और इनइलास्टिक? सर इनइलास्टिक। देखो, इलास्टिक होने के लिए ना, यस यस, इट्स इनइलास्टिक, इट्स इनइलास्टिक। इलास्टिक होने के लिए 1 होना चाहिए। अगर E की वैल्यू 1 नहीं है देन कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, इट्स इनइलास्टिक कोलिजन। कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। क्लियर है लाइशा? इलास्टिक कब होगा? व्हेन योर E इज इक्वल टू 1। इफ E इज नॉट इक्वल टू 1 तो ये हर हाल में इनइलास्टिक है। अब इनइलास्टिक कई तरह का होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जस्ट इनइलास्टिक, बट इट्स एन इनइलास्टिक कोलिजन। अब एक चीज और बताओ मुझे, ये मुझे कौन बताएगा? तुम में से कोई बताएगा? नोमा बताएगी। नोमा, इफ इट इज इनइलास्टिक तो एनर्जी के साथ क्या होगा? एनर्जी कंजर्व्ड होगी या एनर्जी में लॉस आएगा? काइनेटिक एनर्जी सर लॉस होगा। लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होने का मतलब है कि अगर मैंने बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया तो ये रिबाउंड करने के बाद दोबारा सेम हाइट तक नहीं आ सकती। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये लेट्स से ये एक फ्लोर है, मैंने यहाँ से बॉल ड्रॉप की, लेट्स से फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और मैं आपसे कहता हूँ तो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये रिबाउंड होने के बाद कहाँ तक जाएगी? इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल टू 1। अलविया, क्या लगता है? इफ इट इज परफेक्टली इलास्टिक, 3 मीटर से थ्रो किया तो कहाँ जाएगा? हाँ बताइए। 3 मीटर हाइट तक वापस। दोबारा वहीं आ जाएगा ना?
Yes, sir. लेकिन यहाँ 0.6 दिया हुआ है, अब क्या होगा, सेम हाइट तक जाएगा, No, sir. नीचे तक पहुंचेगा, यहाँ चला जाएगा। Excuse सब me, आपको ये तो पता है। यस, सर जो आपने दिया था अदर कोलेशंस बिटवीन 0 and 1, तो वो इलास्टिक इनइलास्टिक के ही थे। इनइलास्टिक, सब इनइलास्टिक। अच्छा, अब वो कह रहा है बॉडी को 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, कहाँ तक रिबाउंड करेगी। सो ये आपने सरफेस ले ली, ये आपने बॉडी ले ली मास m, इसको आपने ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ रिबाउंड करेगा। वो आपसे पूछ रहा है कहाँ तक रिबाउंड करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये आपको डिसाइड करना। सो देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो मुझे चाहिए कि ये कोलिजन आपको डिसाइड करना होगा कौन सी दो बॉडीज हैं जिसमें कोलिजन हो रहा है। फर्स्ट बॉडी इज मास m, सेकेंड बॉडी इज दिस फ्लोर। ये मास m और फ्लोर, ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2। जस्ट बिफोर कोलिजन मुझे इनकी वेलोसिटीज चाहिए, दैट मींस जब ये मास यहां तक पहुंचा है ना, यहां, तब मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए क्या होगी जब ये फ्लोर को जस्ट स्ट्राइक करने वाला है, ये मास u1, तब मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए। दिस इज बिफोर कोलिजन। और फ्लोर तो हमेशा से रेस्ट में है, तो u2 कितना होगा, 0। देन वी विल डिसाइड कि आफ्टर कोलिजन इस बॉल की मास की वेलोसिटी के साथ क्या होगा। सो ये मुझे अर्पित बताएगा। अर्पित, मैंने इसको 2 मीटर से ड्रॉप किया, जब ये फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, जस्ट स्ट्राइक करेगा, तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, कैसे निकालोगे वेलोसिटी अर्पित? क्वेश्चन समझ में आया अर्पित? 2 मीटर से थ्रो ड्रॉप कर दिया, फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा मैं आपसे वो वेलोसिटी पूछ रहा हूं। अच्छा, अर्पित नहीं सोचेगा, कोई और सोचेगा। अरसलान, कैसे कैलकुलेट? नहीं समझ आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूँ अर्पित, एक बॉल ली मैंने, उसको 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरेगी, यस सर, फ्लोर को स्ट्राइक करेगी ना किसी वेलोसिटी से, यस सर करेगी। वो वेलोसिटी क्या होगी बता दो। सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जिस वेलोसिटी से फ्लोर को स्ट्राइक करेगी वो वेलोसिटी क्या होगी, ये बताए। V1. नहीं, u1, लेकिन वो कैलकुलेट करेंगे कैसे 2 मीटर की टर्म्स? कैसे कैसे दोबारा? u1 minus u2. नहीं नहीं नहीं, मैं वेलोसिटी u1 पूछ रहा हूँ मैं, कि ये हाइट की टर्म्स में वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। अंशिका, ट्राई करो बच्चे, 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जिस आप भूल जाओ कि ये कोलिजन का क्वेश्चन है, ऐसा समझो ना, 2 मीटर से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, मैं कह रहा हूँ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी बता दो। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। m into u1. हाँ, अरसलान तुम बताओगे? सर ये वन डायमेंशनल वाले जैसा होगा क्या? हाँ, 1 डायमेंशन वाला होगा। Yes. कौन सा वाला मोशन, कौन सा कॉन्सेप्ट रोशनी? एग्जैक्टली रोशनी, आप शायद सही कह रही हैं, और बताइए मुझे 1 डायमेंशन क्या, कहाँ का 1 डायमेंशन? मोशन का, लॉस ऑफ मोशन का, एनर्जी का, कौन सा 1 डायमेंशन? मोशन का। मोशन इन 1D, फ्री फॉल यूज कर सकते हैं। फ्री फॉल से भी आसान एक मेथड और है, एक और मेथड है कि 2 मीटर से ड्रॉप किया और जब ये स्ट्राइक करेगा किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एक और मेथड है। सूरत, सोचो Sir, कैसे कैलकुलेट? instantaneous velocity use करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम लोगों को क्या हो जाता है यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर सकते। यहाँ बॉडी रेस्ट में है, कौन सी एनर्जी होगी? 2 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से, एनर्जी कौन सी होगी बताओ? Potential, gravitational potential. पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। कितनी होती है mgh? जब ग्राउंड को mgh. स्ट्राइक करे, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कौन सी वेलोसिटी, कौन सी एनर्जी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो खत्म हो जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी? सब kinetic. काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी। अर्पित इतनी सी चीज थी यार। सो u1 इज वेलोसिटी सर मैं लॉस ऑफ मोशन लगाने लग गया था सर, तभी कंफ्यूज हो गया। with which ball strikes the ground.
वो वेलोसिटी जिससे बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, दैट वेलोसिटी इज u1। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि mgh जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ m u1 स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, सो यहाँ से u1 मिला 2gh बाय कुछ भी नहीं है, रूट ओवर 2gh। और रोशनी बिल्कुल सही कह रही थी, मोशन इन 1D आप यूज कर सकते हैं। फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट यार, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बस फ्री फॉल से होगा ये कि 4-5 लाइन में होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये 2 लाइन में आंसर आ गया, u1 आ गया। अब मुझे h की वैल्यू भी बता दो, h कितना दिया हुआ? 2 meter. 2 meter. 2 मीटर। तो u आ गया इट्स रूट ओवर 40 मीटर पर सेकेंड। u1 मिल गया, u2 तो 0 है। मुझे वो वेलोसिटी चाहिए। v2 क्या होगा? कोलाइड करने के बाद फ्लोर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे v2 तो बता दो No, मुझे, v2 sir. कितना रहेगा? फ्लोर की वेलोसिटी कितनी रहेगी बाद में भी? 0. बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी v1, ये मुझे कैलकुलेट करनी। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है दैट्स मॉड ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ u1 माइनस u2। आप मुझे बताते चले जाओ v2 कितना है? v2 इज 0। v1 कितना है आपको कैलकुलेट करना है। u1 कितना है जिससे स्ट्राइक कर रहा है? रूट 40। u2 कितना है? 0। ये समझ में आया था? जस्ट मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन यूज करनी है। e की वैल्यू 0.6 रख दो, सो इट्स v1 डिवाइडेड बाय रूट 40, इधर मल्टीप्लाई कर दो, so you will get 0.6 multiplied by root 40 meter per second is equal to v1। तो ये आपने v1 कैलकुलेट कर दिया, 0.6 इंटू रूट 40। बताओ क्लियर है ना? Yes, sir. सो आपको ये पता चल गया जिस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी वो वेलोसिटी क्या है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे वो हाइट कैलकुलेट करके बता दो जिस हाइट तक ये रिबाउंड हो। इतना लिखो, हाइट खुद सोचो, हाइट में मैं कोई हेल्प नहीं करूँ। स्क्रॉल करूं फर्दर? लिखा आपने इतना? अब प्लीज यार कॉपी मत करना इसे, फिर अगला क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे। तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं सोच पाते तुम लोग। अलविया मजा आया ये? ओके साजिद, चेक करते हैं भी।
चलो V1 तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, मुझे हाइट चाहिए। वो हाइट जिस हाइट तक ये रिबाउंड करने के बाद जाएगी उसे मैं H2 कह रहा हूँ। इसमें कुछ हेल्प करो मेरी, सांची का और अर्पित का। आ गया, इनसे तो नहीं पूछूंगा मैं। रोशनी बताओ मुझे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे हाइट, सोचो। रोशनी के आंसर्स आजकल बहुत सही हो रहे हैं। यस सर। हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रोशनी? रिबाउंड कर कर कुछ हाइट तक जाएगी ना, वो हाइट कैसे कैलकुलेट करें? यस रोशनी, इस बॉल ने रिबाउंड किया, रिबाउंड कर कर एक हाइट तक जाकर रुक जाएगी, वो हाइट कैसे आएगी रोशनी? सर आई माइट नो। और कोई ट्राई करेगा? सूरत का भी आ गया, कुछ तो आंसर सूरत का भी आया। नोमा ट्राई करोगी, कैसे हाइट आएगी? इट rebounds with a velocity v1, so maximum height जहां तक ये पहुंच जाए वो हाइट कैलकुलेट करनी। सुनो, वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट? जब इसने रीबाउंड किया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये मैक्सिमम हाइट h2 पर जाकर रुक जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी अंशिका? इट rebounds with सब काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक So जाता है, तो potential. पोटेंशियल एनर्जी। तो H2 के लिए सिर्फ आप इतना यूज करो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है mgh2, सो m विल कैंसिल दिस m, आपको h2 मिल जाएगा, इट्स v1 स्क्वायर ओवर 2g। v1 देखो कितना है, 0.6 इंटू रूट 40, इट्स 0.6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 40 का स्क्वायर divided by 2g into 10 is equal to h2. So 0.6 का जो स्क्वायर है that's 0.36 into 40 divided by 20 is equal to h2. So ये इससे कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। अरे गुड, 0.72 तो कई से होगा सही आएगा, 0.72 मीटर इज h2। सो ये आंसर सूरत का भी सही था और ये आंसर अर्पित का भी सही था। सूरत यही कॉन्सेप्ट यूज किया था या कुछ और यूज किया था? सर कुछ और किया था क्या यूज किया था? सर, मैंने आंसर 2 तो सही है, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से कर दिया था। बिल्कुल सही है। वी कितना लिया था? सर वी फाइनल मैंने वेलोसिटी कितनी? 0.6 इंटू अंडर रूट 40 लिया था। वी जीरो लेना था, हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सर मैंने दिस यूज इज द अच्छा, बस वो गड़बड़ करी, बाकी आपने बिल्कुल सही यूज किया, सेम थिंग। बस मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। ये एक स्टेप में हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s, 3 स्टेप्स ले जाएगा। बाकी लोगों को समझ में आया? रोशनी अब आया? यस सर। लाइशा डाउट्स? नो सर। चलिए इतना लिखे। Let me start with some derivation. इसमें कुछ derivation है, let's start those derivations. सर इसका एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाता ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल माइनस जी हो जाता So, मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया उसमें। है।
अलविया सब क्लियर यहाँ तक? अर्पित तुमने क्या यूज किया था, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फ्री फॉल? सर यही किया था कंजर्वेशन, हम्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया था। कंजर्वेशन। चलिए, सो दैट वाज अबाउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे यूज करेगा। है सिंपल सी इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करवा देगी। मॉड ऑफ v2 minus v1 by u1 minus v2। अंशिका क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? Yes, sir. सो ये जनरल था, लाइक ये जो एक्सप्रेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, दैट्स ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन। अब आप पर्टिकुलरली करोगे इलास्टिक collision in 1D। So elastic collision in 1D में आपको क्या चाहिए? This is mass m1. It's moving with a velocity u1. Mass m2. It's moving with some velocity u2. They collide with each other. And after collision, m1 is moving with a velocity v1 and m2 is moving with a velocity v2. So this is before collision. This is data before collision and this is after collision. This is during collision. So देखो यहाँ पर इस डेरिवेशन में आपको मोटिव है टू गेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। आपको किसी भी तरह से v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ u1 एंड v2। आप v1 v2 को u1 और u2 की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट्स योर एंटायर मोटिव। सो आप कर क्या सकते हैं, देखो कौन कौन से दो कंजर्वेशन लॉज अप्लाई कर सकते हैं। लाइशा कोई एक कंजर्वेशन लॉ बताओ दैट वी कैन यूज इन कोलिजन। आप कोलिजन की क्लास में शुरू से हैं, कोई एक कंजर्वेशन लॉ बताओ दैट वी कैन यूज इन कोलिजन। वहीं से ये डेरिवेशन स्टार्ट होगी। एक रूल जो आप यूज कर सकते हो। रोशनी मुझे कोई एक कोलिजन का लॉ बताओ दैट यू कैन यूज, कोई एक लॉ जो आप कोलिजन में यूज कर सकते हो। Sir, the momentum before collision is equal to the momentum Very after good. collision. Very good, Laisha. Conservation of momentum. So if I use conservation of momentum, so सूरज before और after collision momentum क्या होगा, जल्दी से बता दो प्लीज।
मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा सूरत? ये सूरत कहाँ है बेटे? m1u1 plus m2u2 is m1v1 plus m2v2. Now motion is one dimensional. तो in one dimensional आप simple ना vector sign को drop कर सकते हो. No need of these vector signs. आप इन्हें drop कर दो. You can take this one वाली term to the left और two वाली term right में ले जाओ. So we'll have m1u1 minus m1v1 is m2v2 minus m2u2. You can take m1 common from here. So you're left with u1 minus v1. You can take m2 common from here and you will be left with v2 minus u2. That's my first equation. एक कंजर्वेशन लॉ तो मुझे लाइशा ने बता दिया. अब नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ मुझे अलविया बताएगी. अलविया, और कौन सा कंजर्वेशन लॉ यूज कर सकते हैं? सर मोमेंटम सेम रहेगा. हाँ, मोमेंटम कंजर्व रहेगा. स्टार्टिंग में लिखा था इट्स एन आइसोलेटेड इवेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही. ओके सर. सिस्टम का मोमेंटम पे देखो, m1 का तो चेंज हो गया, m2 का तो चेंज हो गया, बट टुगेदर m1 प्लस m2 का टोटल मोमेंटम विल नॉट चेंज. सर मैं अलग अलग पूछ रहा था. अलग अलग चेंज हो. Sir, ओके सर. ये सूरत. sir, could you please explain again? देखो, I'm just using conservation of momentum. So momentum before collision would be equal to momentum after collision. So before collision, momentum is m1 u1 plus m2 u2. That's it. After collision, momentum would be m1 v1 plus m2 v2. So that's before collision. That's after collision. They should be equal. So m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2. बताइए, clear है ना? Yes, sir. Next आप लिख सकते हो conservation of kinetic energy. Kinetic energy conservation भी हम use कर सकते हैं. Means kinetic energy before collision, that's half m1 u1 square plus half m2 u2 square is kinetic energy after collision. It's half m1 v1 square plus half m2 v2 square. That's my equation. इतना लिखो. बाकी हम Thursday start करेंगे. So Thursday we have a 3-hour class, ना? So Thursday most probably will finish this thing and start concept of center of mass. और मे बी ग्रेविटेशन, लाइक दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं. सेंटर ऑफ मास भी कर सकते हैं और ग्रेविटेशन भी कर सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट. थोड़ा सा नीचे करना. So Thursday will start at 4 or will go up to 7. Thank you, sir. चलो, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय. लिख Thank लिया you, सबने ना? Thank you, sir. चलो, थर्सडे कंटिन्यू करो. चलो, Thank you, बाय. sir. थैंक यू. Thank you, sir.